बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और आज हम चैप्टर 14 इसका आगाज़ कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैक्रोमॉलिक्यूल और फिर पॉलीमर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये हम आगाज़ करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट, हम ना मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसके पहले डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन से पहले ना आप अगर मीनिंग्स देखेंगे ना तो मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने लफ्ज़ पढ़ा था मैक्रो। मैक्रो मीन लार्ज, लार्ज, जाइंट। और एक हम लफ्ज़ पढ़ते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है, यानी अगर आप इसके मीनिंग देखेंगे तो लार्ज, लार्ज इन साइज। दोज मॉलिक्यूल विच आर लार्ज इन साइज, दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो डेफिनेशन देखें, अ जाइंट साइज मॉलिक्यूल विच इज ऑफन अ पॉलीमर। एक बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर भी हो सकता है, इट्स कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल को मैं जनरली क्लासिफाई करूं तो दो इसकी टाइप्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक में यू हैव द डायमंड, यू हैव द ग्रेफाइट, यू हैव द सैंड, दीज आर इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। अब ये बात ज़हन में रखनी है, डायमंड और ग्रेफाइट दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है ये। डायमंड और ग्रेफाइट दे आर द इनऑर्गेनिक। सिमिलरली वी हैव द organic macromolecules are further divided into biopolymers and synthetic polymers. Biopolymers, those polymers which are present in living organisms, plants, animals, उनमें जो मौजूद है। और इसमें you have the lipids, you have the protein, you have the cellulose, you have starch and nucleic acids. All these are biopolymers. All these are macromolecule present in living organisms. We have synthetic polymers, I mean man-made polymers. They are plastics, they are synthetic fibers, they are rubber. आप पढ़ते हैं PVC, पोलीविनाइल क्लोराइड, आप पॉलीथीन को पढ़ते हैं, आप पॉलीस्टाइरीन को पढ़ते हैं, आप नायलॉन 6 पढ़ते हैं, एक्रिलिक राइजन्स पढ़ते हैं। All these are synthetic polymer, all these are man-made macromolecules. My dear student, मैं यहां कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए जरा, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, इसका जो सबसे पहला काम था, पॉलीमर केमिस्ट्री का जो सबसे पहला काम था वो था कि केमिकल मॉडिफिकेशन डिजाइन टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। जो कुदरती तौर पर पॉलीमर्स पाए जाते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना है, उसके लिए केमिकल मॉडिफिकेशन डिजाइन की गई। मसलन मैं आपकी पहली बात आपके साथ शेयर करता हूं स्टूडेंट। इन 1939 चार्ल्स गुडगियर, बहुत मशहूर ये नाम है, चार्ल्स गुडगियर, उसने क्या किया, उसने नेचुरल रबर की वल्कनाइजेशन से एक ऐसा रबर बनाया जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब याद रखना, ये जो नेचुरल रबर है ना, दिस नेचुरल रबर इज ब्रिटल व्हेन कोल्ड एंड इट बिकम्स स्टिकी when warm, लेकिन when it is vulcanized, वल्कनाइज कैसे करते हैं, वल्कनाइजर के आप नेचुरल रबर का सल्फर से रिएक्शन करवाते हैं, आप उसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में लाते हैं, तो वल्कनाइजेशन के बाद जो आपके पास रबर आता है, इट शो इलास्टिसिटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आई मीन गुडईयर ने नेचुरल रबर की वल्कनाइजेशन से जो रबर बनाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर से कहीं बेहतर थी। यह पहला काम था, यह पहला काम था जो पॉलीमर केमिस्ट्री बनी। बिल्कुल इसी तरह एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज।
सेलुलोज से रेयान को प्रिपेयर किया गया, उसके लिए डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशन डिजाइन की गई। रेयान, दिस वन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह इन 1910 ल्यू बेकलाइंड he prepared first totally synthetic polymer, that is bakelite, very useful polymer। और आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 11 में कि bakelite is formed from formaldehyde and phenol। ये bakelite ये first totally synthetic polymer था और 1910 में ल्यू बेकलाइट, उसी के नाम पे ही हम इसे बेकलाइट भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन 1920s हर्मन स्टोडिंगर, हर्मन स्टोडिंगर क्या कहता है? हर्मन स्टोडिंगर कहता है कि पॉलीमर्स वर हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स held together by normal covalent bond। This one is the hypothesis about polymers, polymerization hypothesis 1920। ये हर्मन स्टोडिंगर वो ये पॉलीमर्स के बारे में कह रहा है। स्टूडेंट लेटर ऑन ये जो स्टोडिंगर व्यूज जो है ना, स्टोडिंगर व्यूज इनको मजीद कंफर्म करते हैं। स्टोडिंगर व्यूज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम कैरोथर and we have Pont who read the same conclusion। वही बात जो स्टोडिंगर ने कही वही कैरोथर ने कही। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स हर साल दुनिया में तकरीबन 250 बिलियन पाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब याद रखना, तकरीबन पिछले एक साल से सिंथेटिक पॉलीमर्स ने हमें घेरा हुआ है। मसलन स्टूडेंट, वी वेयर क्लॉथ्स ऑफ नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, वी वर्क ऑन पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट्स, सिमिलरली वी ड्राइव कार्स with plastic fenders and polyester and polymers rubber tires। Similarly student, we use artificial hearts and other organs made from silicone polymers। Our pens and computer, our toys and television are made largely of polymers। स्टूडेंट, मैं सारी बातों को समराइज करता हूं। आई कैन से वी लिव इन प्लास्टिक सोसाइटी। हमारे चारों तरफ, हर तरफ अगर देखेंगे हमारे पास पॉलीमर्स ही पॉलीमर्स हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो पॉलीमर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस उसको रियलाइज करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना कुछ बुनियादी बातें आपके साथ, ये पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल इनमें फर्क क्या है, मैं दो तरह से दोनों बातें करूंगा और दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्शन में है। फैसला आप खुद कीजिएगा। पहली बात, मैं कहूंगा ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। ये मेरा सेंटेंस आपने ज़हन में रखना है। इसकी फेवर में मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, मसलन वी हैव पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर एज वेल एज इट्स ड्यू टू लार्ज साइज, दिस वन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। वी हैव पॉलीस्टाइरीन, this one is a polymer and this one is also a macromolecule। We have cellulose, it has a repeating unit, this one is a polymer as well as this one is a macromolecule। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, इसमें ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीमर एज वेल एज दे आर मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन वी हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। ये मैक्रोमॉलिक्यूल है लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, तमाम पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं लेकिन तमाम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस जो इसके बिल्कुल कंट्राडिक्शन में है, एक बहुत ऑथेंटिक बुक कहती है। वो बुक क्या कहती है? अ पॉलीमर इज अ सब्सटेंस, क्या कहा? अ पॉलीमर इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मसलन we have the polyethylene। Polyethylene is composed of macromolecules of different lengths and different degree of branching। ये दो जो बातें मैंने आपसे की है ना, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में। अब फैसला आपने करना है कि दोनों में से ठीक कौन सा। स्टूडेंट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बाद अब हम पॉलीमर्स इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम पॉलीमर इसको डिफाइन करते हैं।
डेफिनेशन से पहले ना ये देखें, ये द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पोली, पोली मीन मैनी, पोली का मतलब हुआ मैनी, कई, और मर का मतलब हुआ यूनिट, यूनिट। इसका मतलब है पॉलीमर एक कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स, जो कई यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये इसके मीनिंग्स आ गए। डेफिनेशन देखें, a large molecule, I mean macromolecule, a large molecule built up by repetition of small and simple chemical units। एक लार्ज मॉलिक्यूल जो सिंपल और स्मॉल केमिकल यूनिट्स उसकी रेपिटेशन से बनता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। वो जो केमिकल यूनिट्स हैं हम उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। मोनो, अब यहां भी मीनिंग्स दे इन्हें, मोनो, मोनो मीन वन, मोनो मीन वन, और ये मर, मर मीन यूनिट। तो मोनोमर दिस वन इज अ सिंगल यूनिट, और पॉलीमर उनकी रेपिटेशन से बनने वाला लार्ज मॉलिक्यूल। मसलन स्टूडेंट ये मेरे पास ना, ये मेरे पास एथिलीन है, एथिलीन इज अ मोनोमर, इसकी पॉलीमराइजेशन हुई, वो प्रोसेस जिसमें हम मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस का पॉलीमराइजेशन। तो एथिलीन की पॉलीमराइजेशन से आपके पास ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बना, एक पॉलीमर बना, दिस इज कॉल्ड पॉलीएथिलीन। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास स्टाइरीन है, स्टाइरीन, अब स्टाइरीन बहुत बड़ी तादाद में ले, स्टाइरीन इज अ मोनोमर, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, आपके पास एक पॉलीमर बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, मेरे पास ना ये डिफरेंट पॉलीमर्स हैं। इन पॉलीमर्स में ना मैं एक लफ्ज दो, एक है मोनोमर क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, फर्क होता है। देखें ये मेरे पास डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, अब इन पॉलीमर्स में देखेंगे ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर आपके पास रिपीट यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है। इस केस में ये है, इस पॉलीमर में ये है, इस पॉलीमर में ये है, ये रिपीट या रिपीटिंग यूनिट है। लेकिन ये जो पॉलीमर आपके पास बना, इसका मोनोमर ये है, मोनोमर ये है, यानी आप पॉलीथीन की बात कर रहे हैं ना, पॉलीथीन में मोनोमर कौन है, मोनोमर पॉलीथीन में एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है। लेकिन इसका जो रिपीटिंग यूनिट बना वो ये बना, यानी मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट में फर्क जरूर होता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है यही मोनोमर ही रिपीटिंग यूनिट बनता जाता है पॉलीमर के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, लेकिन इनको पढ़ाने से पहले ना मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। यू कैन क्लासिफाई पॉलीमर्स ऑन वेरियस बेसिस, कई तरह से आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्स्ट बुक की हद तक महदूद रहूंगा। हम पॉलीमर्स को चार तरह से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पर यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, यू हैव लीनियर पॉलीमर्स, यू हैव ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, यू हैव क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, अगर मोनोमर की नेचर की बेस पे कहेंगे, यू हैव होमोपॉलीमर, यू हैव कोपॉलीमर, यू हैव टर्पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग, हमारी बुक इसे हीटिंग इफेक्ट कहती है, अदर बुक्स जो है वो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे। बहरहाल हीटिंग इफेक्ट बेस पे यू हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। on the basis of polymerization you have two types of addition polymers and condensation polymers। मैंने कहा और भी कई बेसिस हैं जिस पे आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। स्ट्रक्चर की बेस पे तीन किस्म के पॉलीमर्स हैं। पहले लीनियर पॉलीमर, इनको पढ़ते हैं। लीनियर पॉलीमर क्या है? लीनियर पॉलीमर में इन दीज पॉलीमर मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग लीनियर चेन। इसमें क्या हुआ? मोनोमर्स आपस में लिंक होते जाते हैं, आपके पास एक लॉन्ग लीनियर चेन बनती जाती है। Such kind of polymers are called linear polymers। स्टूडेंट,
लीनियर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड। ये जो आपके पास लीनियर चेन्स बनी, ये क्लोजली पैक्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट इज व्हाई दे हैव हाई डेंसिटीज। क्लोज पैकिंग की वजह से, लीनियर चेन की क्लोज पैकिंग की वजह से लीनियर पॉलीमर्स हैव हाई डेंसिटीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ and high melting and boiling points. My dear student, you have examples of linear polymer, polyethylene या polythene जिसे हम कहते हैं। लेकिन polythene कौन सा? High density polythene. You have the nylon, you have the polyester. देख ले, this one is the high density polythene, this one is nylon, this one is polyesters. ये polyester आगे कई किस्म के हैं। ये जो है ना, these are linear polymers. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। दूसरी बात आपके पास, यू हैव ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। इन ब्रांच चेन पॉलीमर्स मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मोनोमर यूनिट लिंक हुए लॉन्ग चेन बनी विद सम ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ये देखें, ये आपके पास मोनोमर्स लिंक हुए, आपके पास लॉन्ग चेन्स बनी। अब इस लॉन्ग चेन्स में देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वेरियस लेंथ्स। दीज आर ब्रांच चेन पॉलीमर्स। अब इसमें एक खास बात है, और वो क्या? ड्यू टू ब्रांचिंग दीज पॉलीमर्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। जो लीनियर पॉलीमर थे वो क्लोजली पैक्ड थे, अब ब्रांचिंग की वजह से दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। अगर क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो फिर इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, पैकिंग लूज पैकिंग होगी, जिसकी वजह से दे हैव low densities, low tensile strength as well as low melting and boiling point. उसके बिल्कुल उलट आ गया। इसका मतलब है ये जो क्लोज पैकिंग है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। माय डियर स्टूडेंट, ब्रांच चेन पॉलीमर्स में यू हैव द पॉलीथीन। ऊपर भी पॉलीथीन था, बट दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इन दिस केस यू हैव लो डेंसिटी पॉलीथीन, यू हैव द स्टार्च, you have glycogen. These are branch chain. देखें, this one is low density polymer, polythene. This one is starch, polysaccharide. कार्बोहाइड्रेट पे हम तीन पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और जो पॉलीसैकेराइड है उसमें ये स्टार्च है। पॉलीसैकेराइड में यू हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज ग्लाइकोजन। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन्स, दे आर ब्रांच्ड polymers. Student, you have the third one is cross-linked or interconnected polymers. Cross-linked or interconnected polymers. Monomers unit, yani in these polymers, monomer units are linked together to form three-dimensional network. My dear student, ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. These are cross-linked या interconnected polymers. Example में एक प्रॉपर्टी देखिए, they are hard, rigid and brittle. Hard, rigid and brittle. Example पे आ जाए, bakelite, urea formaldehyde, glyptal and many more. देखें, this one is bakelite. Bakelite, first totally synthetic polymer. Bakelite, very useful polymer. This one is urea formaldehyde. हमने वो formaldehyde के users में इसका जिक्र किया था, urea formaldehyde. This one is glyptal, ये polyester है. My dear student, एक टर्म हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन. हम इसको डीपी से जाहिर करते हैं, डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन, डीपी. इसमें देखेंगे द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विच डिटरमिन द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन. पॉलीमर चेन में कितने रिपीटिंग यूनिट हैं, उन रिपीटिंग यूनिट की तादाद डीपी कहलाती है. नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट विच डिटरमिन द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, दैट इज कॉल्ड द डीपी. अब आप ना डीपी कैसे मालूम करते हैं, और फिर एक और बात, आप डीपी की मदद से मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैसे निकालते हैं. मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से आप मोलेकुलर मास कैसे मालूम करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, किसी भी पॉलीमर का अगर आपने मोलेकुलर मास लेना है ना, तो दो चीजें चाहिए. हमें उस पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट है उसका मोलेकुलर मास चाहिए, हमें डीपी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलीमर. हमें पता होना चाहिए कि उस पॉलीमर में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी.
मसलन एक एग्जांपल है, मेरे पास ना ये विनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस वन इज विनाइल क्लोराइड। इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएं तो आपके पास ये पॉलीमर बना, दिस पॉलीमर इज कॉल्ड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, हमें ना जो PVC दिया गया, उस PVC में जो एक पॉलीमर है उसकी डीपी हमें कही गई कि 1000 है, 1000 है। अब डीपी का तो हमें पता चल गया 1000 है, लेकिन अगर आपने उस PVC उसका मोलेकुलर मास लेना है तो डीपी के साथ साथ हमें उसके रिपीटिंग यूनिट का मोलेकुलर मास का पता होगा। ये देखिए, दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट, ये इतना, ये है आपके पास रिपीटिंग यूनिट। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। इसमें हाइड्रोजन देख लें, 2 और 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आ गया। और इसमें क्लोरीन, क्लोरीन इसमें 1 है, और क्लोरीन आप जानते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 35.5। इनको ऐड कर लो, रफली मैं लिख रहा हूं 63 आंसर आएगा, रफली। इसका मतलब है डीपी कितना? डीपी हमारे पास है 1000। मोलेकुलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट वो हमने कितना लिया? 63। मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 63,000। कितना आंसर? 63,000। माय डियर स्टूडेंट, दिस 63,000, दिस वन इज द मोलेकुलर मास ऑफ PVC। क्या? मोलेकुलर मास mm ऑफ PVC कितना आ गया? 63। एक तो ये बात से इनमें उठाओ ना, एक और भी चीज है। ये तो मैंने कहा ना कि अगर आपको डीपी का पता हो, आप उस डीपी से मोलेकुलर मास का। और दूसरी एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब आपको ये पॉलीमर दिया गया है, पॉलीमर का मैं आपको मोलेकुलर मास भी बता देता हूं, उसके रिपीटिंग यूनिट का मास भी बता देता हूं, बताएं डीपी क्या होगी? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि डीपी दैट इज इक्वल टू molecular mass of polymer divided by mass of repeating unit। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डीपी आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने चैप्टर 14 उसका आगाज किया, मैक्रोमॉलिक्यूल चैप्टर का नाम। आज के इस लेक्चर में हमने पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर और फिर डीपी, इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।